हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निमिज़ नॉलेज पॉइंट पर। मेरी पॉलिटी की जो वीडियोस थी उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट को अब आगे बढ़ाऊंगी। मतलब पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें और वीडियोस जो हैं वो ऐड की जाएंगी। PYQs जो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट के कोई एग्ज़ाम है या फिर हमारे जो SSC का एग्ज़ाम है, UPSC के एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी PYQs हैं उसकी एक सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ। कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो ज़रूर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ। आज जो है वो हम इंडियन पॉलिटी के कुछ PYQs जो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे हमारी संसदीय प्रणाली जो भी है, संसदीय शासन जो है, इसके अलावा जो विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता हो गई, और संसद के जो विशेषाधिकार हैं। ठीक है, तो ये सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें, और द्विसदन, ये भी चीज़ें हमने ब्रिटेन की संसद से ली हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर अलग है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, ठीक है, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, इसको आपने याद रखना है। तो बोला गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से अलग है, तो वहाँ पे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में है। और भारत ने इसको कहाँ से अडेप्ट किया है, तो इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनको कैसे पद से हटाना है, या फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग जो कि आर्टिकल है हमारा 61, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी जो वो है हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान विधेयक द्वारा, यहाँ पे आ जाएगा संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। मतलब कौन सा पहले मौलिक अधिकार था जिसे हमने एक लीगल राइट जो है वो बना दिया। ठीक है, हमने मतलब संसद ने। ठीक है, तो 44 संविधान संशोधन विधेयक जो था वो पारित किया गया था 1978 में। कब आया था ये? 1978 में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा आर्टिकल 31 था, ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे यहाँ से हटा दिया गया। आप जब भी मौलिक अधिकार पढ़ते हो, अगर आपने नोटिस किया है तो, अगर नहीं नोटिस किया है तो अभी आप करिएगा, वहाँ पे आर्टिकल 30 के बाद सीधा ही आर्टिकल 32 है। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सीधा ही 32 आ जाता है, 31 नहीं है। तो 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब हमने लीगल राइट बना दिया है, और यहाँ से हटाकर अब इसका आर्टिकल कितना है, इसका आर्टिकल है 300। ठीक है, या क लिखा होता है, जैसे भी आपको लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा के उसको लीगल राइट जो है वो बना दिया गया था, वैधानिक अधिकार जो है वो इसे बना दिया गया था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो इसकी वीडियो आई होप आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पर जितने भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, या ठीक है ना, मतलब 1947 तक मैंने सारे उसमें कवर किए हुए हैं।
तो उनको आप जाके देख सकते हैं। माल्य मिंटो सुधार आया था 1909 में, 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, और इसमें मुस्लिम लोगों के लिए जो थे, मुस्लिम समुदाय जो था उसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, या धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो यहाँ पे याद रखना है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता देता है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता देता है, इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स बताने हैं कि ये जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए जो भी मतलब प्रबंधन किया जाएगा, इसके लिए विशेष जो प्रबंधन किया जाता है वो किस किस आर्टिकल में जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित किया गया है, कहाँ लिखा गया है ये? तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमने पहले पढ़ा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 का पार्ट है, 4 में आते हैं, पार्ट मतलब भाग 4 में आते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। संविधान का भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है वो इसमें आता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, और इसका उद्देश्य है, इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक उनका कल्याण किया जा सके। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक जो है वो कल्याण किया जा सके, इसीलिए इसे यहाँ पे बोला जाता है। इसमें कौन सा आदर्श लिया, कौन सा आदर्श है इसका आदर्श है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो कोई भी सरकारी अगर व्यय करना है तो किसकी स्वीकृति चाहिए? संसद की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उच्च न्यायालय की? तो ये तीनों ही इसमें गलत है, ना तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री, ना उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये अधिकार संसद के पास है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपको याद रखना है केंद्र राज्य संबंध जो है उसके लिए सरकारिया जो आयोग था उसका गठन किया गया था केंद्र राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। कब इसका गठन किया गया था? तो 1983 में। 1983 में जो है रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसको जो है वो गठित किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1988 में। ठीक है, नाम भी आपने याद रखना है, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया कब गठित किया गया? 1983। कब इसने अपनी रिपोर्ट दी? 1988 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन है, हमने बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या ऑप्शन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होते हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो पहला तो यहाँ से गलत हो जाता है। दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, नहीं, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। बोला कोई भी वित्तीय बिल जो है वो कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में, केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल जो होते हैं ना ये लोकसभा में ले जाए जाते हैं।
ठीक है, लोकसभा में जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसके अलावा आप 2 आर्टिकल यहाँ से याद कर सकते हो। एक होता है वित्त विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। देखिए वित्त विधेयक आर्टिकल 117, धन विधेयक आर्टिकल 110। वित्त विधेयक वो विधेयक हैं जो सरकार के व्यय से मान लीजिए कि संबंधित हैं, सरकार के व्यय से संबंधित हैं। और धन विधेयक जो है ये टैक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, किसी टैक्स को परिवर्तित करना है या घटाना है, बढ़ाना है, मतलब किसी भी प्रकार से टैक्स से रिलेटेड होंगे तो धन विधेयक, और वित्त विधेयक जो कि राज्यों के व्यय से संबंधित विधेयक होते हैं वित्त विधेयक। ये आर्टिकल 117 या 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और कब बनी थी ये? तो ये बनी थी 1963 में। और कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो ये उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोई महिला जो थी वो मुख्यमंत्री बनी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, 1963। ये आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी टॉपिक पे अगर आप किसी टॉपिक पे कोई पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।